औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सब साथियों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग एजुकेशन के लिए और होम्योपैथी की बेहतरी के लिए सीखने और सिखाने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। आपका भी मकसद यही है, हमारा वहाँ से आने का मकसद भी यही है। और मेरा कम से कम यहाँ स्टेज पर आने का ये मकसद नहीं कि मैं आपको कोई पढ़ाने लगा हूँ या कोई लेक्चर देने लगा हूँ, सबक सुनाने लगा हूँ। जो मैं करता हूँ अपने क्लिनिक के ऊपर, तो मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसर से वक्त के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें करूं जो हमारे इस मौजू के हवाले से मैं फ़ायदा दे जाए। मौसमी हवाले से बोलने के लिए मुझे कहा था, लेकिन अभी 2 दिन बाद उधर मुल्तान में भी वो मसूद के प्रोग्राम में सोसाइटी का अवाम में एलर्जी के हवाले से डिस्कशन करनी थी, तो मैंने सोचा एलर्जी के हवाले से यहाँ मैं डिस्कशन कर लेता हूँ आज, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा मरीज़ अब इस वक्त एलर्जी और एंजाइटी के हवाले से है। तो एलर्जी के हवाले से मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब तक हम किसी चीज़ को समझते नहीं हैं तो वहाँ से उसका हल भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। अलामात हमारा बुनियादी असासा है, लेकिन उन अलामात को उसकी जो एक्चुअल अलामात के ज़रिए समझना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा टेक्निकल काम है। हमें बहुत ज़्यादा केस तंग करते थे, क्योंकि हमने जब पैथोलॉजी में पढ़ा उसमें कहा एलर्जी का इलाज नहीं होता और ये सारी ज़िंदगी एंटी एलर्जी और स्टीरॉयड होते हैं, इम्यूनिटी सप्रेशन मेडिसिन देते रहते हैं, तंग करती है ये। मुझे खुद भी थी डस्ट एलर्जी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वर्क करता हूँ। मैंने पेशेंट भी फ्री कर दिए इसके। वो जब मरीज़ ज़्यादा आने शुरू हुए उसके ऊपर जब वर्क किया तो अल्लाह ताला ने फिर रास्ते भी निकाले, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कम से कम भी 70 से 80% जो कम से कम, ये मैं बगैर किसी मुबालगे कह रहा हूँ, जो उसका क्योर रेट है एलर्जी के हवाले से, ऐसे और मरीज़ मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। एलर्जी क्या है? देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम रखा है जो बाहर से आने वाली चीज़ों के खिलाफ मुदाफ़ियत करता है। इम्यूनिटी सिस्टम, कोई भी हमारे जिस्म में छोटे से छोटा ज़र्रा, तो वायरस की सूरत में हो, बैक्टीरिया की सूरत में हो या कोई भी, जो हमें नुकसान दे सकता है, जब हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो जिस्म उसके खिलाफ मुदाफ़ियत के तौर पे एंटीबॉडीज़ बनाता है। इसको एंटीजन कहते हैं, इसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो ये एलर्जी क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम की आम रूटीन पे तो ये डिपेंड कर रहा है ना, कोई भी चीज़ आ रही है, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, 24 घंटे काम कर रहा होता है। इस वक्त भी हम सांस ले रहे हैं, हमारे सांस के साथ बहुत सारे ऐसी जरासीम चीज़ें जा रही हैं और जिसम उसके खिलाफ मुदाफ़ियत कर रहा है, कंटिन्यूसली ये सिस्टम चल रहा है। इम्यूनिटी, ये एलर्जी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यूनिटी। जब ये सिस्टम आपका किसी ख़ास चीज़ों के खिलाफ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा हसास हो जाता है, तो जिस्म उसके खिलाफ गैर ज़रूरी रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देता है। मसलन इस एनवायरनमेंट के अंदर डस्ट भी है और पोल्यूशन भी है, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन मेरा जिस्म इस एनवायरनमेंट में जैसे ही डस्ट हमारी बॉडी में दाखिल होती है या मेरे जिस्म से टच होती है, या वो एनवायरनमेंट जो मेरी जिस्म के खिलाफ, जिसके खिलाफ ज़र्क्यूलेस हो गया, सेंसिटिव हो गया है, जब उसके खिलाफ गैर मामूली रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देगा। जब वो रद्द-ए-अमल आता है तो लाज़िम बात है मरीज़ कंफर्टेबल नहीं रहता, ठीक है? उस एलर्जी में कोई भी रिएक्शन हो सकता है, स्किन की अपीयरेंस अलामात आ सकती हैं और ये मुख्तलिफ आर्गन पर मुख्तलिफ हो सकती हैं। नाक में आएगी तो छींकी हो सकती हैं, आँखों में होगी तो आँखें सुर्ख हो सकती हैं, पानी आ सकता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होगा तो उसमें फिर सांस में तंगी हो सकती है, खांसी आ सकती है,
इसी तरीके से स्किन के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन के ऊपर इसकी अलामत अपेयर होती है। तो जब हमने इसको देखा गौर से कि एलर्जी के अंदर और आम देखें, नज़ला जुकाम हो गया ना, एक शख्स हमारे पास छींकों में आ रहा है, सांस में तंगी हो रही है, छींकें हैं, नज़ला है, और एक एलर्जी वाला भी हमारे सामने बैठा है और छींके और नज़ले कर, कैसे डिफरेंस करेंगे दोनों के दरमियान? दोनों के दरमियान जब हमने गौर किया तो बेसिकली फ़र्क दो नुक्तों पे आकर मिला। एक तो ये कि ज़ुकाम तो नॉर्मली एनवायरनमेंट के अंदर सबको नहीं होता। एलर्जी एलर्जी में एक तो ये कि वो ख़ास चीज़ों से सेंसिटिव है, ख़ास चीज़ों से हसास है, ठंड से, पट्टी से, फूलों से, परफ्यूम से, धुएँ से, वीड से। तो ये इसका जो सबसे मेन निचोड़, जो पूरी एलर्जी के किसी मरीज में भी आप खारिज नहीं कर सकते, वो है ज़कियल-ए-लिसी इन चीज़ों के खिलाफ। तो ज़कियल-ए-लिसी इसकी मेन अलामत है। और आप देखें वो तमाम दवाएं जो आपकी एलर्जी में काम करती हैं, अगर ज़कियल-ए-लिसी नहीं है उनमें उन चीज़ों के खिलाफ तो फ़ायदा नहीं देती। ये मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ जिसने हमें इसके इलाज में जो फ़ायदा दिया वो ये था कि आप आपके पास मरीज़ आया, आपने इसका दवा दी, मरीज़ को हफ्ते बाद फिर आता है, कहता है डॉक्टर साहब दवा खा थी, ठीक हो गया था, फिर दोबारा हो गया। इस तरह तो मैं एलोपैथिक भी ले रहा था। तो वहाँ पर जो दूसरा नुक्ता इसको समझने का है वो ये है कि इसके अंदर बार बार होने का रुझान पाया जाता है, क्योंकि ये मुदाफ़ियाती निज़ाम, ये इम्यून सिस्टम इस ख़ास चीज़ों के ख़िलाफ़ जो रद्द-ए-अमल देता है, जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक मरीज़ का इलाज नहीं होता। तो इस हवाले से हमने जब इन दो नुक्तों के ऊपर काम किया तो अल्लाह ताला ने काम सीधा कर दिया और इलाज होना शुरू हो गया और मरीज़ ठीक होने शुरू हो गए। तो इसमें आपने एक काम तो ये करना है कि इस बार बार के रुझान को ख़त्म करने के लिए मियाज़मेटिक दवा देनी है। और इन मियाज़मेटिक दवाओं में ये मैंने नीचे कुछ पेपर भी लिख कर लाया हूँ ताकि साथियों के लिए आसानी हो जाएगी मेडिसिन के हवाले से। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो ये सांस की एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम और छींकें। आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से दो रास्ते मिलेंगे। एक तो मरीज़ आपको आकर कहेगा कि मुझे नज़ला ज़ुकाम और छींकें रहती हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आपके पास आएगी कि हो सकता है नज़ला ज़ुकाम छींकें हो भी ना हो, कहेगा खांसी और सांस में तंगी रहती है। इन दो ट्रैक के ऊपर आपने एक मुस्तकिल दवा जो आपने देनी है वो ट्यूबरक्लिनम और मेडोरिनम। आप देख लेंगे दोनों में फ़र्क करना कोई मुश्किल नहीं है। ट्यूबर का मिजाज दुबला पतला इस तरह वजाहत किया है, और साइकोटिक मियाज़म में मेडोरिनम आप देंगे। ये दवाएं ठीक नहीं करती, ये इस बार बार के रुझान को ख़त्म करती हैं। ये जो मरीज़ बार बार ख़राब हो रहा होता है, बार बार दवाओं के बावजूद आपके पास आ रहा होता है, ये उस रुझान को तोड़ देती हैं। बाकी रह गया जो मरीज़ का एक पर्सनल इलाज है, उस हवाले से जब आप उसको साथ इलाज करते हैं तो मरीज़ को कुछ अर्से जब दवाएं चलती हैं तो मरीज़ की ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है इम्यून सिस्टम के खिलाफ, ये नॉर्मल हो जाती है, फिर इसी एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें जो नज़ला ज़ुकाम और छींकों में मेरी अपनी प्रैक्टिस में ज़ाती तौर पर मैंने जब पेशेंट की सिलेक्शन की तो उसमें देखा कि नज़ला ज़ुकाम और छींकों में जिन मरीज़ों को डस्ट से एलर्जी है, ये फूलों से, खुशबू, परफ्यूम, धुएँ से, ठंडक से, इनमें 70 से 80% वो मरीज़ थे जिनकी एग्रावेशन सर्दियों में ज़्यादा होती है। कम परसेंटेज हो जिनकी गर्मियों में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब देखें, अब इसमें टॉप के ऊपर दो रेमेडी जो मैं करता हूँ, टॉप के ऊपर दो रेमेडी। आपकी सर्द हवा से सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी किस दवा के अंदर है, जिसे हाइपरसेल, हेपरसेल, ज़कियल-ए-लिसी इंतहा की है। आप अगर उसको प्रोविंस क्राइटेरिया में देखेंगे गोल्ड अलामतों की अलामत है ये, ठीक है। तो ज़कियल-ए-लिसी सर्द हवा से बहुत ज़्यादा, नाक हेपरसेल का बंद होता है, सर्दी मरीज ज़्यादा महसूस करता है। बल्कि बैक्टीरिया में लिखा हुआ है दूसरे कमरे में खिड़की खुलती है तो इसको पता लग जाता है कि खिड़की खुली हुई है, इतना ज़कियल-ए-लिसी होता है। मुंह ढाँप कर रखता है वरना नज़ला छींके शुरू हो जाए। तो ये आप ट्यूबर दें या मेडोरिनम दें मरीज़ के साथ जिसमें कोल्ड एग्रावेशन ज़्यादा है। ऐसे भी आपके पास आएंगे जो कहेंगे डॉक्टर साहब दस्त से भी होती है और सर्दी से भी होती है। तो आपने ये देखना है कि अगर उसके अंदर सर्दी का दर्जा डस्ट से ज़्यादा है तो आपकी हेपरसेल दवा होगी। अगर मरीज़ कहता है कि ठंड से भी हो जाती है लेकिन डॉक्टर साहब ये डस्ट बहुत ज़्यादा तंग करती है
और फिर आपके पास आर्सेनिक है। आर्सेनिक में भी कोल्ड एग्रावेशन है, लेकिन डस्ट के साथ आप, लेकिन मियाजमेटिक दवा के साथ कुछ अर्सा चलाएंगे तो ये मरीज की एक और नुकता है। हम जब नए साथियों को ये बताते हैं तो उसके बाद कहता है डॉक्टर साहब 1 महीना दवाई खाती थी, बेहतर हो गया थी, लेकिन फिर उन्होंने जड़ा ना दोबारा हो जाता है। आपने जो दूसरा नुकता नोट करना है, इसके बगैर केस नहीं चलेगा। वो ये है कि आपने नोट क्या करनी है, दोबारा जब अपडेट लेनी है मरीज से, तो मरीज तो कहेगा डॉक्टर साहब दोबारा हो गया, तो दोबारा होना उससे पहले बता दें दोबारा भी होगा इलाज के दौरान। लेकिन आपने जो चीज़ें नोट करनी है वो ये चीज़ें नोट करनी है कि एक तो पहले जैसे शिद्दत नहीं होगी उनकी, दूसरी चीज़ इसका वक्फा बढ़ता जाएगा, और ये 2 चीज़ें नोट, मरीज को समझानी है, ये नहीं आगे बताना दोबारा हुआ कि नहीं हुआ, पहले जैसा हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा उसकी शिद्दत में कमी है, अगर दोबारा हुआ भी है तो पहले जैसी शिद्दत नहीं होगी, ये 100% बात है। अगर ये दोनों चीज़ें ओके हैं तो इसका मतलब है मुदाफ़ाती निज़ाम ऐसा ऐसा जो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को क्या है, कम होना शुरू हो गई है। अमूमन 2 से 3 बार मरीज को ऐसे झटका लगता है, उन्हें लगता ही नहीं। हम 5 से 6 महीने 7 महीने में मरीज को कहते हैं, तकरीबन 70-80% केस इसी में क्लियर हो जाते हैं, 5 महीने में भी हो जाते हैं, 2 महीने, लेकिन ओवरऑल मरीज को इतना टाइम हम कहते हैं उसमें ऐसा ऐसा उसको क्लियर हो जाता है। एक तो ये हो गया। अब ये सर्दी की कैटेगरी है, आर्सेनिक हो गई और हेपरसल्फ हो गई। इसके अलावा कुछ मरीज आपको कहेंगे बाकी सारा दिन नजला नहीं होता, सिर्फ सुबह उठते हुए छींकें आती हैं। यही मियाजमेटिक दवाओं के साथ सबा डीला 200 में, मैं 200 में 4 दिन के बाद देता हूँ। इस तरीके से हेपरसल्फ भी मैं 200 में 4 दिन के बाद देता हूँ, और ठीक होने के दौरान ही हमें भी रिपीट करना है। जिस दौरान में मरीज ठीक होगा उस दौरान में भी आपने इसको रिपीट करना है, ताकि वो हाइपर सेंसिटिविटी कम होती जाती है। आर्सेनिक भी मैं 200 में 4 दिन के बाद देता हूँ। अगर बाल का मरीज उस दौरान में आ जाए, महीने बाद फिर दोबारा मरीज कहता हो गया, तो उस दौरान फिर साथ में आयुर्वेदिक दवा रिपीट कर देते हैं, और बाकी यही तरतीब चलती रहती है। फिर अगर मरीज कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर उसमें ज़्यादातर ये होता है कि 2 से 3 दिन के लिए यही एपरसल्फ या आर्सेनिक या सबाडीला डेली रिपीट कर देते हैं। उसके बाद फिर वक्फा बढ़ाकर 4-5 रोज बाद कर देते हैं। ये आप उसकी मरीज की शिद्दत के हिसाब से 10% एक्टिविटी आपके पास आएगी जो कहेगा डॉक्टर सर्दियों में ये अच्छी गुजर जाती हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा होता है। मेरी प्रैक्टिस में मुझे नहीं ख्याल पड़ता, चंद केस हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, लेकिन आपको नाकामी नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी दवा एलम सीपा है। एलम सीपा गर्मी के और गर्मियों की दवा है नंबर 1। दूसरी दवा आपके पास नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर इसके रुझान को तोड़ेगी। जिस तरह आप सर्दियों में देते हैं ना, सर्द मिजाज मरीजों के अंदर ट्यूबर और ये बार बार के रुझान को तोड़ती है नेट्रम ट्यूबर और मेडोरिनम। तो गर्मियों के एलर्जी के हवाले से, नज़ला ज़ुकाम और छींकों के हवाले से हमारे पास एलियम सीपा, और उसके बार बार के रुझान को तोड़ने के लिए नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर रुझान को भी तोड़ देती है, वैसे नज़ले को भी खत्म करती है। इसी तरीके से एक और दवा है, शायद इसमें नहीं लिखी, लैक्सिस। लैक्सिस ये जो खास तौर पर अगस्त में जो नज़ला ज़ुकाम होता है, अगर मरीज़ का मिजाज लैक्सिस वाला है, लैक्सिस देना ना भूलें। सम टाइम ये ऐसी दवा है जो एक ही खुराक काफ़ी हो जाती है। तो ये हो। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास एलर्जी के हवाले से आती है वो सांस के मसले के साथ, यानी मरीज में सांस में तंगी होती है, और इनमें आपको ज़्यादातर जो मिलेगा, एक तो ये गंदम की कटाई के दिनों में, और इनमें भी आप देखेंगे सर्दी की कैटेगरी करेंगे, सर्दी और गर्मी, लिहाजा में इनके साथ भी ये लगेगा ट्यूबर या मेडोरिनम। इसको आपने देना नहीं भूलना है, इसके बगैर आप समझे इलाज नहीं होगा। मरीज वक्ती अफाका तो होता रहेगा जब आपके पास चलता रहेगा, मुस्तकिल इलाज नहीं होगा। दूसरी चीज़ इसमें आपको मिलेगा सांस में तंगी। सांस में तंगी के साथ सीटी की आवाज़ में सबसे ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस में कारआमद दवा स्पोंजिया, और ये मैं 30 में देता हूँ, सुबह दोपहर शाम में। जैसे अफाका हो जाता है तो 2 टाइम में कर देता हूँ। इवन के बहुत ज़्यादा अगर मरीज कह के रात को नींद ही नहीं आती, उठ के बैठना पड़ता है, तो तब भी ये बार बार आप इसको रिपीट करते रहते हैं। इवन के मेरी प्रैक्टिस में एक इसे इनहेलर भी पीछे हट जाता है स्पोंजिया से। और दूसरी चीज़ आपको सांस में तंगी के साथ ये जो खांसी में अलामतें मिलेंगी, बहुत सारी दवाएं आप इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन एलर्जी के हवाले से सबसे ज़्यादा मरीज को जो फ़ायदा देने वाली, देखें इसमें इरिटेशन होती है मरीज को सांस लेने में, और वो है र्यूमैक्स। र्यूमैक्स बहुत ज़्यादा काम करती है एलर्जी के मरीजों में सांस की तंगी के हवाले से, जिसको खांसी हो, ठीक है ना।
खांसी और सांस में तंगी, साथ में आजमेटिक दवा देंगे। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको, अलामतें कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो रही हैं, तो फिर आप पोथोस दे देंगे। पोथोस एक जनरल सी दवा है जो तकरीबन आपको मायूस नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में टाइम क्योंकि शॉर्ट है, ये एक एक चीज़ वजाहत तलब है, फिर वो किसी वक्त मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। बहुत सर गुजारिश है कि ऊपर जी, ट्यूबर का मरीज जो है ना, आपको मिलेगा एक तो दुबला पतला होगा, ठीक है ना, दुबला पतला। और उसकी फेस रीडिंग में आपको मिलेगा साफ सुथरा सा मरीज होगा। जबकि मेडोरियम का मरीज साइकोटिक मियाज़म में घने बालों वाला, मोटा, भारी। और उसके लिए एक लफ्ज़ याद रखें, उसके अंदर एक आप हाइपर का लफ्ज़ यूज़ कर सकते, हो सकता है सांस की रफ्तार, दिल की रफ्तार, पसीने की रफ्तार, यानी हाइपर हाइपर एक्टिविटी पाई जाएगी उसकी तमाम वैल्यूज के अंदर। बहुत